जब देश आजाद होता है तो इंदिरा गांधी का जो सबसे बड़ा काम है वो है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। इकोनॉमी में एक टर्म है डेब्ट ट्रैप। ये कैपिटलिस्ट इंडिया के डिसाइड करते हैं कि कहां पे पैसा लगाना है। सरकार क्या, ये सब नेक्सस में है, गवर्नमेंट, कैपिटलिस्ट, बैंक्स। जैसे वो लैंड खरीदेंगे सरकार उस एरिया को न्यू पुणे डिक्लेयर कर देगी। पहले नहीं करेगी, पहले करेगी तब तो किसानों को पता चल जाएगा कि भाई हमारी जमीन की कीमत बढ़ गई। अगर मैं इस क्लास में पूछ लूं कि कास्ट सिस्टम कब पैदा हुआ तो शायद ही कोई बता पाए। अगर मैं पूछ लूं किस किताब में लिखा हुआ तो शायद ही कोई बता पाए, जबकि तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो लेकिन लड़ने के लिए तैयार हो। यही इस देश की प्रॉब्लम है। और 1850 तक ब्रिटेन का पूरी दुनिया पे कब्जा। द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। यहां आकर सारा खेल बदल जाता है, यूरोप की डोमिनेंसी खत्म। समझ लो मैंने 12th तक कोई पढ़ाई नहीं की। पता क्यों? हमको यह समझ में नहीं आ रहा था कि पढ़ना क्यों है। हम जिससे पूछते थे वो मुझसे कहता था कि पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी। और इसी बात पे मुझे खींच पैदा हो जाती थी कि नौकरी नहीं करनी। आधी जिंदगी माँ बाप की नौकरी करो, आधी जिंदगी पत्नी की, और फिर उस पत्नी के साथ साथ फिर बाहर नौकरी करो। दोनों जगह नौकरी एक ही करनी है, सबके साथ है। वो बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो वो एक परम सत्य है। जैसे ईश्वर परम सत्य है, ऐसे ये भी परम सत्य है। परिवार उसके बिना नहीं चलता। तुम लोग एक मूवी देखना, आज सोसाइटियां क्यों टूट रही हैं वो तुम्हें पता चल जाएगा। आज मैं तुमको एक मूवी बता रहा हूं, देखना उसको जाके। मैं तुलसी तेरे आंगन की, पुरानी मूवी है, मैं तुलसी तेरे आंगन की। तुम उस मूवी को देखना तो तुम्हें पता चलेगा कि ह्यूमन सेंटिमेंट का मतलब क्या होता है। उसमें 3 कैरेक्टर है, एक प्रोस्टिट्यूट है, एक आदमी है और एक वाइफ है, और तीनों महान है। तीनों मतलब एट द एंड ऑफ द मूवी तुम ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर किसको दूं। जैसे आज सबसे बड़ी चुनौती समाज में क्या है? एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर। शादी है फिर भी अफेयर है, आदमी के साथ भी है औरत के साथ भी है। उस मूवी में क्या होता है कि आदमी की शादी हो जाती है, शादी हो जाती है, उसका अफेयर है एक प्रोस्टिट्यूट के साथ। वो उसको बोलता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, तुमसे गद्दारी नहीं, बस यहीं पे मैं फुल स्टॉप कर दूंगा, उसके बाद बता दूंगा तो तुम्हारी मूवी देखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो अब तुम्हें पता चलेगा। और तीनों महान है, मतलब तुम किसी को ब्लेम ही नहीं कर पाओगे कि ये आदमी गलत था। और तीनों अपनी ड्यूटी को इतने प्यार से निभाते हैं। अब ये पूरी कहानी जो है ना, अगर तुमने पढ़ ली तो तुम्हें क्या क्या समझ में आएगा। पहली बात समझ में ये आएगा, पहली बात समझ में आएगा कि पूरी दुनिया को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कैसे बदला। ये सबसे बड़ी इवेंट है 18वीं सेंचुरी की। नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, क्या औकात है इनकी दुनिया में? कुछ भी नहीं। नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान। अब चाइना पैदा हुआ 49 में, 1949 में, और हमसे बुरी हालत। 3 कंट्रियां एक साथ पैदा हुई, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। लेकिन चाइना को समझ में आया कि भाई अमेरिका के रास्ते पे चलना है। 1787 में अमेरिका पैदा हुआ, स्लम एरिया। और 1950 में अमेरिका इज अ वर्ल्ड पावर। स्लम एरिया टू वर्ल्ड पावर, पढ़ेंगे यहां पे, वो भी कहानी बड़ी प्यारी है। स्लम एरिया टू वर्ल्ड पावर। तो चाइना ने जब उस कहानी को पढ़ा तो उसको पता चला कि यार इसके वर्ल्ड पावर बनने में कोर रीजन क्या है। आज तुम देखो, जहां तुमने फोर्ड का नाम लिया मतलब यूएस, जहां तुमने एप्पल का नाम लिया मतलब यूएस। ऐसा कौन आदमी है इस देश में जो एप्पल का फोन हाथ में रखना नहीं चाहता?
ना रखे फिर वो अलग रीजन बताएगा कि वन प्लस का भी फंक्शन तो सेम है, इतना पैसा लुटाने की क्या जरूरत थी। लेकिन देखो चाइना को समझ में आया कि नहीं बॉस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन। और अगर आज एप्पल दुनिया में नाम है तो वन प्लस का भी। किसकी ड्रीम नहीं है मर्सिडीज पे बैठने की? BMW, मर्सिडीज, वोक्सवैगन, 3 ऐसी गाड़ियां हैं जिसका ड्रीम है लोगों को बैठने का। मतलब जो फॉर्च्यूनर में बैठा है ना, वो भी चाहता है कि यार मर्सिडीज फॉर्मेटिक। 800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर चलोगे पता ही नहीं चलेगा। वो तो खैर MG हेक्टर में भी पता नहीं चलेगा, उसमें भी कंफर्टेबिलिटी रेट हाई है, मेंटेनेंस ज्यादा है। तो अब तुम देखो US, जर्मनी, चाइना एक तरफ, और तीनों अपने प्रोडक्ट की वजह से दुनिया में जाने आते हैं। और फिर दूसरी तरफ एक नाम लिखो, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सीरिया। इनके पास बताओ कोई प्रोडक्ट है? ये मिस कर गए, ये इस बात को समझ ही नहीं पाए। भाई भारत महान कब था? तक्षशिला और नालंदा के समय। हाँ? और आज भारत का आदमी के पास अगर पैसा है तो उसकी पहली प्रेफरेंस क्या है? अमेरिका। दूसरी प्रेफरेंस क्या है? ब्रिटेन, यूरोप। तीसरी प्रेफरेंस है चाइना। आज चाइना जा रहे हैं भारत के लड़के पढ़ने के लिए। अगर चाइना का भी पैसा नहीं है तो रशिया, अगर रशिया का पैसा नहीं है तो हंगरी, जॉर्जिया, यूक्रेन में पढ़ रहे थे भारत के लड़के। मतलब जो देश, यानी अगर भारत को महान बनना है तो सबसे पहले किस पे काम करना पड़ेगा? एजुकेशन पे। इस देश का 95% आदमी जानता नहीं कास्ट सिस्टम क्या है, लेकिन लड़ रहा है। मगर मैं इस क्लास में पूछ लूं कि कास्ट सिस्टम कब पैदा हुआ तो शायद ही कोई बता पाए। अगर मैं पूछ लूं किस किताब में लिखा हुआ तो शायद ही कोई बता पाए, जबकि तुम IAS की तैयारी कर रहे हो। और अगर मैं पूछ लूं कास्ट सिस्टम और कास्टिसिज्म में क्या अंतर है, नहीं बता पाओगे, लेकिन लड़ने के लिए तैयार हो। यही इस देश की प्रॉब्लम है। पहला। दूसरी चीज समझोगे कि रेवोल्यूशंस क्यों हुए, क्या थे रेवोल्यूशंस? क्योंकि सारे रेवोल्यूशन 1750 के बाद हुए। 1750 इंडस्ट्रियल, 1787 अमेरिकन, 1789 फ्रेंच, 1917 रशियन, 1949 ईरानियन, चाइनीज। सारी क्रांतियां 1750 के बाद हुई। तो क्यों, क्या थी ये क्रांतियां, क्या चाहती थी? भारत में क्यों नहीं हुई? बड़ी प्यारा प्यारा टॉपिक है ये, रेवोल्यूशंस एंड काउंटर रेवोल्यूशंस। बहुत प्यारा। यहां हम पढ़ेंगे कि दुनिया के देश, अमेरिका, 6 कंट्रियां यहां पढ़ेंगे। पहला ब्रिटेन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां हुआ? ब्रिटेन में। किस ईयर में हुआ? 1750 में। और 1850 तक ब्रिटेन का पूरी दुनिया पे कब्जा। तो ये ब्रिटेन का जो इंपीरियलिज्म है, इसका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या संबंध है? बात समझ में आ रही ना? 1750 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 1850 द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। तो दोनों के बीच कोई तो रिलेशन होगा ना। ये तीसरी चीज, नेशंस कैसे पैदा हुए? 3 नेशंस पढ़ेंगे। पहला जर्मनी, दूसरा इटली, तीसरा जापान। तब तुम्हें समझ में आएगा कि इंडिया कैसे पैदा हुआ।
20th century, the century of इंडस्ट्रियल पावर्स। यहां आकर सारा खेल बदल जाता है, यूरोप की डोमिनेंसी खत्म। 20th सेंचुरी से पहले तुम हिस्ट्री में किसको पढ़ोगे? ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल। 15th सेंचुरी से कहानी शुरू होती है, स्पेनिश एंड पोर्चुगीज डोमिनेंसी, वास्को डी गामा, कोलंबस। फिर इन दोनों को रिप्लेस करते हैं ब्रिटेन और फ्रांस, फिर फ्रांस को भी रिप्लेस करता है ब्रिटेन, और फिर यहां 20th सेंचुरी में ब्रिटेन भी गेम से बाहर, यूरोपियन डोमिनेंसी खत्म। अब यहां पे दो नए सुपर पावर्स उभर कर आते हैं, यूएसएसआर एंड यूएस। ये कैसे होता है? 500 साल की यूरोपियन सुप्रीमेसी खत्म कैसे होती है? ऐसी कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? दो वर्ल्ड वॉर्स हो रहे हैं यहां पे, कॉमन वॉर नहीं हो रहा है, वर्ल्ड वॉर। 1914, 1939। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई वर्ल्ड वॉर होने की? फिर एक पीरियड चला हिस्ट्री में, उसको हम कोल्ड वॉर का पीरियड बोलते हैं। बड़ा जबरदस्त पीरियड। इस छोटे से पोर्शन की सबसे बड़ी बात पता क्या है? तुम्हें मॉडर्न शब्द समझ में आना शुरू हो जाएगा। मॉडर्न पॉलिटी, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न सोसाइटी। अब मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम जो है वो किसकी देन है? क्यों पैदा हुआ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो कोई तो नेसेसिटी पैदा हुई होगी ना जिसने बैंकिंग सिस्टम को पैदा किया। तो कौन सी नेसेसिटी थी? और कोई बात? 1914 तक इंडिया को अगर तुम देखो तो 80% ऑफ बैंक कैपिटल इन इंडिया इज फॉरेन कैपिटल। 1914 तक 1914 उसका असर किस पे पड़ रहा था? अरे भैया पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेबिट और क्रेडिट के खेल पे चलता है। 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया यूएस में तो बैंक कोलैप्स कर गए। तो जैसे ही बैंक कोलैप्स किए इंडस्ट्रियां बंद हो गई। संबंध देखो बैंक और इंडस्ट्री का। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन क्या है? कोलैप्स ऑफ अमेरिकन बैंक्स। जैसे ही अमेरिकन बैंक्स कोलैप्स होते हैं वैसे अमेरिका की इंडस्ट्रियां बंद हो जाती हैं। यानी दोनों का कोई संबंध है ना। 1914 तक इंडियन बैंक्स में 80% कैपिटल फॉरेन है। जब वो 80% कैपिटल फॉरेन है और पूना का आदमी जाके उन बैंक से कहता है कि साहब हमको फैक्ट्री खोलनी है, बैंक से पैसा मांगेगा वो, उसको बैंक क्या बोलेगा कि 25% इंटरेस्ट। कहां से देगा वो? होम लोन 8% देने में तो हालत खराब है और 25% इंटरेस्ट पैसा लेगा वो। तो इंडियन बैंक्स वर नॉट रेडी टू गिव मनी टू इंडियन इन्वेस्टर्स। तो तुम देखो इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर इज वीक। जब देश आजाद होता है तो इंदिरा गांधी का जो सबसे बड़ा काम है वो है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। बिना क्रेडिट के तुम कैसे एग्रीकल्चर, कितना पैसा देगी सरकार? भाई हमारे लिए सबसे बड़ी इंडस्ट्री क्या हो सकती है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को चाहिए पैसा, तो नाबार्ड। तो कनेक्ट करो ना चीजों को। तुम यार सिर्फ पढ़े जा रहे हो। उसका परिणाम ये हो रहा है कि तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो, आउटपुट कुछ है ही नहीं। रिक्शा वाला क्यों डिप्रेशन में है? रिक्शे वाले से ज्यादा कोई मेहनत करता है? मजदूर जो काम करता है उससे ज्यादा कोई मेहनत करता है? नहीं, कोई नहीं करता। पर उसको जीवन में रिजल्ट देखो।
लोग कहते हैं जितना मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। ये बात जब मजदूर सोचता है तो सोचता है जिसने कहा है पहले अगर वो पकड़ में आ जाए तो उसको चांटे से मारे। कर्म का फल नहीं है, ज्ञान का फल है। अगर कर्म का फल होता तो सबसे ज्यादा पैसा मजदूर के पास होता, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा मुकेश अंबानी के पास है। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी को समझ में आता है किस फॉर्मूला, किसका? इन्वेस्टमेंट का, सेविंग का, रोटेशन का। यहां कितने लोग हैं जो उन्होंने क्रेडिट पे गाड़ी ले ली, क्रेडिट पे मकान ले लिया। क्रेडिट किसके लिए है? जिनके पास अथाह संपत्ति है उनके लिए है, क्योंकि जब तुम क्रेडिट लोगे तो तुम्हारा टैक्स बचेगा। क्रेडिट क्लर्क के लिए नहीं है। अगर क्लर्क क्रेडिट ले लेगा तो फंस जाएगा। कंपनियां क्या है? एप्पल, जितनी भी कंपनियां हैं, रियल एस्टेट कंपनीज हैं, जितनी तुम्हारी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, सबने बैंकों से समझौता कर लिया कि हाँ दे दो, कोई बात नहीं, गाड़ियां उठवाओ, हमारी गाड़ियां बिक नहीं रही हैं, बैंक लोन। बैंकों ने कहा यार ठीक है, हम इकट्ठा पैसे दे देंगे, हमको ब्याज आएगा। आदमी की तमन्नाएं हैं कि कम से कम एक गाड़ी खरीद ले, एक फ्लैट खरीद ले लिया उसने, लेकिन उसको इंटरेस्ट सिस्टम का खेल नहीं पता। एक बार तुम उस इंटरेस्ट सर्कल डेब्ट ट्रैप में फंसे तो तुम गए। इकोनॉमी में एक टर्म है डेब्ट ट्रैप, और जब कोरोना आया कितने लोग बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि वो डेब्ट ट्रैप का मतलब नहीं समझते थे। भाई जो पर डे पैसा कमा रहे थे उनके पास तो पैसा ही बंद हो गया। जिनका रेस्टोरेंट चल रहा था, जिन्होंने जनवरी में रेस्टोरेंट खोला था 2 करोड़ लगा के, 3 करोड़ लगा के, और मार्च में कोरोना आ गया, वो तो मारे गए ना। मुकेश अंबानी को पता है बैंक मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, क्रेडिट मतलब क्या होता है, लोन का मतलब क्या होता है, लोन को सेटल कैसे कराया जाता है। कि जितने बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं ये पैसा ले लेते हैं 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, उसके बाद ये लोन सेटलमेंट करते हैं। 15,000 करोड़ का कितना जमा किया? 4,000 करोड़। नहीं करते? करते हैं। ये कैपिटलिस्ट इंडिया के डिसाइड करते हैं कि कहां पे पैसा लगाना है। ये सब बैठ कर सेटल करते हैं बैंकों से कि काम करते हैं यार, खराड़ी के एरिया को डेवलप करते हैं, सारी जमीनें खरीद लेते हैं। जैसे हम सारी जमीनें खरीदेंगे, सरकार क्या, ये सब नेक्सस में है, गवर्नमेंट, कैपिटलिस्ट, बैंक्स। अब कैपिटलिस्ट क्या करेंगे? पुणे का जो सबसे अनडेवलप्ड एरिया है उसको खरीद लेंगे, सारी लैंड। जैसे वो लैंड खरीदेंगे, सरकार उस एरिया को न्यू पुणे डिक्लेयर कर देगी। पहले नहीं करेगी। पहले करेगी तब तो किसानों को पता चल जाएगा कि भाई हमारी जमीन की कीमत बढ़ गई। पहले नहीं करेगी। जब कैपिटलिस्ट वो सारी लैंड खरीद लेंगे, मैंने 100 करोड़ में सारी लैंड खरीद ली, पूरे गांव के गांव खरीद लिए। जैसे वो गांव के गांव खरीदे, सरकार ने कहा न्यू पुणे। अब न्यू पुणे का मतलब रोड, न्यू पुणे का मतलब लाइट, न्यू पुणे का मतलब वाटर, स्कूल। अब जो आदमी यहां कंजेस्टेड एरिया में रह रहा है उसको लगेगा यार 60 लाख में 3 BHK मिल जाएगा यार, ओपन स्पेस मिल जाएगा, ओपन एयर मिल जाएगा। पूरा पूना भागेगा न्यू पुणे की तरफ। सरकार न्यू पुणे डिक्लेयर करेगी, कैपिटलिस्ट जमीन खरीद चुके होंगे, बैंक कहेगी पैसे हमसे ले जाओ, बनाओ।
सोशल मीडिया है ये, दिखाएगी स्विमिंग पूल में एक लड़की को तैरते हुए। दिस इज योर फ्यूचर, योर फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू। कितना बढ़िया गेम चलता है, सब मिलके चलाते हैं।